Hello friends, welcome back to the channel. So today's topic, as mentioned, we are going to start parallel axis theorem, perpendicular axis theorem. So पीछे का थोड़ा रिकैप करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था रेडियस ऑफ गायरेशन के बाद हम लोग ने नेक्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, वो था कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे रेडियस ऑफ गायरेशन के और एक न्यूमेरिकल देखा था. तो आगे वाला जो पार्ट रहेगा वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए पूरा लेक्चर डेडिकेट रहेगा. बिफोर स्टार्टिंग टू द लेक्चर में एक चीज़ अनाउंस करना चाहता हूँ कि माय ओन ब्रदर हैज़ स्टार्टेड हिज ओन चैनल ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि प्रोफेसर अशोक शिंदे के नाम से है. तो आप वो चैनल व्यू कर सकते हो. मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन की है, तो आप वहाँ पे जाके वीडियोस व्यू कर सकते हो. तो उन्होंने लॉजिक की सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं एचएससी बोर्ड के, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, और डेरिवेटिव्स कंप्लीट किया गया है, वहाँ पे डेरिवेटिव्स चालू किया गया है. तो आप वहाँ पे जाके व्यू कर सकते हो. और सुन वो जेडब्ल्यू की सीरीज़ भी अपलोड करने वाले. मे बी नेक्स्ट लेक्चर मतलब ये मंडे से, आने वाले मंडे से मैं 11th स्टैंडर्ड की और जेडब्ल्यू की सीरीज़ में भी चालू करने वाला हूँ. थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है जेडब्ल्यू सीरीज़ बनाने के लिए, क्वेश्चंस अलग अलग बुक से मैं रिफ़र कर रहा हूँ, तो वहाँ से थोड़ी इश्यूज़ आ रही है कि क्वेश्चन को कंपाइल करने के लिए तो पीडीएफ फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करना है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है. तो मैं वो मंडे तक सॉर्ट आउट कर दूंगा और मंडे से आपकी जेडब्ल्यू की सीरीज़ भी चालू हो जाएगी. और एक चीज़ बताऊंगा कि मेरे ही चैनल पे मेरे साथ जो मेरे कलीग है, तो वो केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी अपलोड कर रहे हैं, तो वो मेरे चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हो. पॉलीमर की सीरीज़ चालू की गई है, तो पॉलीमर की सीरीज़ आप देख सकते हो. उसकी अलग सी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है पॉलीमर की. तो हमारा जो टॉपिक है रोटेशनल, हम लोग वहाँ पे चालू करते हैं, अभी रिज्यूम करते. तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मेंशन की है, प्रोफेसर अशोक शिंदे जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे आप जाके चैनल को व्यू कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो अगर अच्छा लगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब करो. अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं उनके चैनल पे, तो प्लीज़ मुझे लगा कि मेरे ऑडियंस को भी उनके चैनल के बारे में पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने वो लिंक मेंशन की है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके वहाँ पे व्यू कर सकते हो. तो विल बी स्टार्टिंग विद द टॉपिक कॉल्ड एज पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज सच, थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से और एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. न्यूमेरिकल में इसके एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम की एप्लीकेशंस क्या है. तो थियोरी एमसीक्यू में भी आ सकते हैं कि पूछा गया रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ फलाना फलाना एक्सिस ऑफ रोटेशन, देखेंगे हम लोग, उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट बाद में देखेंगे. तो फिलहाल हम लोग देखेंगे कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ कहाँ पे होता है. थोड़ा सा एक थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ. तो अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ये रिंग है, सपोज ये रिंग है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, रिंग अबाउट सेंटर से पास हो रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी रहेगा. ये मुझे पता है, mr² इसका फॉर्मूला है. बट अगर मुझे टेंजेंट टू द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन पूछा रहेगा, तो मुझे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता मतलब डायरेक्टली नहीं मिल सकता. तो उसका अगर निकालने का रहेगा तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करेंगे. तो ये दो एक्सिस दिख रहे हैं हम लोग को, ये दोनों एक्सिस क्या है, पैरेलल है. तो आईसी मुझे पता है, तो अगर मुझे अबाउट ये टेंजेंट टू द रिंग, देखो रिंग को टेंजेंट है और रिंग को परपेंडिकुलर भी है, तो अगर ये निकालने का होगा तो ये निकालेंगे हम लोग किससे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से. तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊंगा तो ये आईसी अगर रहेगा तो ऐसे मेरा बॉडी ऐसे घूमेगा, कुछ रिंग कुछ ऐसे घूमेगा. बट अगर यहाँ पे ये, अगर इसको मैं आई ओ देता हूँ तो मेरा बॉडी कुछ ऐसे घूमेगा. क्लियर है. बट ऑब्वियसली ये घूमेगा, अभी इसको मैं स्टिक नहीं करा सकता, इसलिए मैं इसको रिंग को घुमा रहा हूँ. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहला पार्ट रहेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम. हेडिंग लिखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम. और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में हम लोग क्या करने वाले हैं. जो थियोरी पार्ट आपको लिखना है वो एज इट इज़ टेक्स्ट बुक में से कॉपी करना है. मैं सिर्फ पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है ये बताऊंगा, और इसका प्रूफ बताऊंगा कि ये डिराइव कैसे करना है. जो थियोरी वाला पार्ट है एज इट इज़ आप बुक में से कॉपी कर सकते हो, तो वो वाला पार्ट आपको बुक में से कॉपी करना है. तो देखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम. सो सबसे पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम लोग एक रिजिड बॉडी कंसीडर करेंगे. रिजिड बॉडी कंसीडर किया. यहाँ पे दो पॉइंट है, रिजिड बॉडी का मास कैपिटल है में, और दो पॉइंट है, एक पॉइंट सी है, थोड़ा यहाँ लेता हूँ, एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट ओ है. सी जो रहेगा मेरा सेंटर ऑफ मास रहेगा, सी जो रहेगा मेरा सेंटर ऑफ मास रहेगा, ओ मेरा एनी पॉइंट रहेगा, ओ मेरा एनी पॉइंट रहेगा.
सपोज अगर ये बॉडी है, अगर ये बॉडी सी के अबाउट घूमती है, सी के अबाउट घूमती है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो सी से पास कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रहेगा वो रहेगा आई सी। सिमिलरली अगर मेरा जो बॉडी रहेगा वो एक्सिस, उसका एक्सिस ऑफ मतलब जो रोटेट कर रहा है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर ओ से पास कर रहा है, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा आई ओ। क्लियर है, आई ओ और आई सी। अगर मैं इसको नॉर्मल वे में अगर मैं इसको बताना चाहूँगा तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। सपोज मैं एक प्लेन ऑफ पेपर पे अगर ये ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये शायद से आपको 2 डायमेंशन में दिख रहा नहीं बराबर से, तो मैं ऐसे कुछ दिखा के बताता हूँ कि ये कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे ओ पॉइंट है और यहाँ पे सी पॉइंट है, तो मेरे दो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ऐसे, ये वाला पॉइंट सी है, तो दो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है कुछ। तो अगर मेरा बॉडी सी के अबाउट घूमेगा तो ऐसे कुछ दिखेगा। क्लियर है, अगर मेरा बॉडी ओ के अबाउट घूमेगा तो ऐसे कुछ दिखेगा। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहाँ पे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो आई ओ रहेगा, अगर यहाँ पे रहेगा तो आई सी। दोनों भी देखो, दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल है, दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल है। और ये डायग्राम अगर ऐसे देखूंगा तो ये वाला डायग्राम बनेगा, देखो ओ और सी। क्लियर है, तो ये दोनों के बीच में, ये पैरेलल जो पैरेलल एक्सिस है, ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस जो है ये एच है। दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना है, एच। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस इज एच। अभी एक छोटा मास कंसीडर करेंगे। हमेशा हमेशा हम लोग को एक फॉर्मूला पता है कि रिजिड बॉडी रहेगा आर्बिट्री, तो हम लोग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला रहता है आई इक्वल टू आर इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम। तो छोटा मास डी एम कंसिडर करते, तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा मास कंसिडर करेंगे डी एम, डी एम, एक सेकेंड, डी एम। अभी ये डी एम मास का जो डिस्टेंस रहेगा फ्रॉम सी, ये पॉइंट डी है, वो डी सी डिस्टेंस रहेगा। सिमिलरली फ्रॉम ओ, डी ओ रहेगा। क्लियर है, अभी मुझे एक चीज़ बताओ, अगर इसको मैं इस पेपर पे अगर बनाता हूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसे रहेगा, ये डी कुछ यहाँ पे आ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा ये डी सी है, और ये कुछ डिस्टेंस है वो डी ओ, और ये जो है वो एच है। क्लियर है, तो देखो ये एक्सिस है, ये जो एंगल है वो कितना है 90, तो ये जो रहेगा वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मुझे बताओ, मुझे एक चीज़ पता है कि मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल सकता हो, बट उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे। ये पॉइंट जो रहेगा इसको एन नाम देता हूँ। तो मास कैपिटल एम है, दो पॉइंट है सी और ओ। सी मेरा क्या है, सेंटर ऑफ मास, ओ मेरा क्या है, एनी पॉइंट। अगर मेरा बॉडी एक्स ऑफ रोटेशन अगर सी से पास कर रहा है और मेरा बॉडी अबाउट सी जो एक्स ऑफ रोटेशन है वहाँ से अगर पास हो रहा है और वहाँ पे मेरा बॉडी अगर घूम रहा है तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा आई सी। सिमिलरली अगर मेरा बॉडी, मेरा पॉइंट ओ है और वहाँ से एक्स ऑफ रोटेशन पास हो रहा है और मेरा बॉडी अबाउट ओ घूम रहा है तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा आई ओ। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा मास कंसिडर करेंगे डी एम, which is located at a distance of dc from point C and do from point O. Now we drop a perpendicular from D till N and we extend line OC and we will meet a point N. तो अभी ये होने के बाद ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने। अभी मुझे बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इन जनरल जो फॉर्मूला रहने वाला है वो कुछ ऐसे रहेगा, थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इन जनरल जो फॉर्मूला रहेगा वो कुछ ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम। बट आई सी का फॉर्मूला क्या रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है डी से लेके सी, तो आई सी का फॉर्मूला रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी सी स्क्वायर डी एम। ये मुझे बताओ ये आर जो था वो किस में कन्वर्ट हुआ, डी सी में, तो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आई ओ का फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ओ स्क्वायर डी एम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, डी से लेके ओ तक। क्लियर है, अभी ध्यान दो, डी ओ को मैं एक्सपांड कर सकता हूँ, डी ओ एन जो ट्राइंगल दिख रहा है डी ओ एन, उसको एक्सपांड कर सकता हूँ डी एन स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर। तो डी ओ का स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड देता हूँ इसको, डी ओ का स्क्वायर है उसको लिख सकता हूँ डी एन का स्क्वायर प्लस
एन ओ का स्क्वायर, बट एन ओ जो है वो बनता है एन सी प्लस सी ओ, एन ओ जो बनता है वो बनता है एन सी प्लस सी ओ, तो इसको लिखूंगा मैं आगे डी एन का स्क्वायर प्लस एन सी प्लस सी ओ का स्क्वायर, बट सी ओ को किससे रिप्लेस करते, एच से, तो फॉर्मूला बनेगा डी एन का स्क्वायर प्लस एन सी प्लस एच का स्क्वायर। इसको अगर एक्सपांड करूंगा तो बनेगा डी एन का स्क्वायर प्लस एन सी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए मतलब टू इंटू एन सी इंटू एच प्लस एच का स्क्वायर, ये बनता है मेरा डी ओ का स्क्वायर। तो डी ओ का स्क्वायर का वैल्यू, फाइनल वैल्यू लिखता हूँ। और एक चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ डी एन भी है, डी एन का स्क्वायर प्लस एन सी का स्क्वायर, डी एन का स्क्वायर प्लस एन सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, डी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखूँ क्या मैं, ये तो डी ओ का स्क्वायर का फॉर्मूला है। इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन थ्री, बताओ डी एन का स्क्वायर प्लस एन सी का स्क्वायर इक्वल टू डी सी का स्क्वायर, इक्वेशन फोर्थ। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ डी एन का स्क्वायर प्लस एन सी का स्क्वायर, डी एन का स्क्वायर प्लस एन सी का स्क्वायर इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा बताओ, डी ओ का स्क्वायर एज इट इज, डी एन का स्क्वायर प्लस एन सी का स्क्वायर क्या है, डी सी का स्क्वायर, प्लस इसको रिप्लेस किया डी सी का स्क्वायर से, प्लस टू इंटू एन सी इंटू एच प्लस एच का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पे, तो इक्वेशन हो जाएगा ये फिफ्थ। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये एज इट इज डीओस का स्क्वायर का फॉर्मूला वो इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, तो फॉर्मूला बनेगा आई ओ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी सी का स्क्वायर प्लस टू एन सी इंटू एच प्लस एच का स्क्वायर इंटू डी एम। हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन और डी एम को अंदर लेके आएंगे, तो फॉर्मूला कुछ बनेगा ऐसे, डी सी का स्क्वायर डी एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टू एन सी इंटू एच इंटू डी एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर डी एम। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ रहेगा कि अभी हम लोग ने क्या किया यहाँ तक। अभी मुझे एक चीज़ बताओ कि डी सी स्क्वायर डी एम, इंटीग्रेशन ऑफ डी सी स्क्वायर डी एम, यहाँ पे लिखा देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी सी स्क्वायर डी एम, इक्वेशन फर्स्ट से क्या मिलता है, आई सी। तो आई ओ में जो पहला पार्ट जो रहेगा वो क्या बन जाएगा, आई सी। तो आई ओ का फॉर्मूला क्या आएगा, आई सी प्लस, ये मुझे एक चीज़ बताओ, पहले ये वाले पार्ट पे जाते हैं, इसमें से कॉमन क्या आएगा, एच स्क्वायर बाहर आएगा, इंटीग्रेशन के बाहर क्या आएगा, इंटीग्रेशन के बाहर क्या आएगा, एच स्क्वायर, अंदर क्या आएगा, डी एम प्लस ये यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, टू इंटू एच कॉन्स्टेंट है, तो टू इंटू एच बाहर आ जाएगा, टू इंटू एच बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, एन सी इंटू डी एम, या फिर मल्टीप्लिकेशन साइन डाल दो, एन सी इंटू डी एम। क्लियर है। इसके बाद मुझे एक चीज़ बताओ कि आई ओ एज इट इज़ लिखूंगा, आई सी एज इट इज़ लिखूंगा, प्लस एच स्क्वायर एज इट इज़ लिखूंगा, छोटे मास का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिलेगा, बड़ा मास। क्लियर है, पक्का। प्लस टू एच इंटीग्रेशन ऑफ एन सी इंटू डी एम, ये वाला पार्ट दिखते हैं क्या, ये वाला दिख रहा है, ऊपर का पार्ट तो शॉर्ट हो गया है, मेरे को एनसी की वैल्यू नहीं पता, तो मैं रिप्लेस करने का ट्राई करूंगा या फिर शॉर्ट करने का ट्राई करूंगा, देखते ध्यान दो यहाँ पे। ये छोटा मास दिख रहा है डीएम, ये सी क्या है, सी मेरा छोटा मास, सी है मेरा सेंटर ऑफ मास, और डीएम क्या है, छोटा मास। ये डीएम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखो ना, डीएम को मैं अगर यहाँ पे लाऊंगा तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, सी एन क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मुझे एक चीज़ डिस्कस करनी है, यहाँ पे कुछ सीसॉ बना रहा हूँ मैं, और ये वाला पार्ट जो रहेगा वो सेंटर ऑफ मास रहेगा। अगर यहाँ पे मैं कुछ मास ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे कुछ मास ऐड कर रहा हूँ, और ये अगर बैलेंस कर रहा है, ये पूरा सीसॉ एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इधर का जो मूवमेंट रहेगा और यहाँ का जो मूवमेंट रहेगा वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा। इन शॉर्ट क्या होता है, रोटेशनल मोशन या फिर रोटेशनल पार्ट कभी आता है, जब मूवमेंट आता है, मास मूवमेंट होने दो या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स होने दो। मास मूवमेंट मतलब जहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, बट अगर सिर्फ मास का बात करूँगा, एक्सेलरेशन दोनों साइड से कैंसिल कर रहा हूँ, और फोर्स
मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब क्या, वहाँ पे फोर्स वाला पार्ट आ जाएगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ रोटेशनल मोशन कभी पॉसिबल है जब मूवमेंट पॉसिबल है, बट अगर मूवमेंट अगर जीरो हो जाएगा, मूवमेंट अगर जीरो हो जाएगा तो उसका मतलब बॉडी किस में है, बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। बॉडी अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगी इसका मतलब क्या, बॉडी घूमेगी क्या, नहीं। मतलब इसका मतलब अगर सपोज यहाँ पे मास में थोड़ा सा फर्क होता तो मूवमेंट में फ़र्क होता, तो इसका मतलब क्या, ये घूमने का ट्राई करते से पॉसिबिलिटी थी कि ये घूम सकता था, बट ये घूम रहा है क्या, नहीं। क्यों घूम नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ के मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, टोटल मूवमेंट अबाउट, ये देखो ये क्या है, सेंटर ऑफ मास। टोटल मूवमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना है, जीरो। तो बॉडी किस में गई, बॉडी गई रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये बॉडी घूम रही नहीं मतलब ये इक्विलिब्रियम में गई। अभी मेरे को बताओ, ये बॉडी को अगर घुमाने का रहेगा तो मेरे को क्या अप्लाई करना पड़ेगा, टॉर्क। ये बॉडी को घुमाने का रहेगा तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा, टॉर्क। बट अभी मैं फिलहाल टॉर्क का कुछ जिक्र किया क्या, नहीं। टॉर्क का पार्ट मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं टॉर्क नहीं अप्लाई कर रहा हूँ। टॉर्क नहीं अप्लाई कर रहा हूँ मतलब मेरा बॉडी किस में है, मेरा बॉडी अभी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। मैंने क्या बोला, अगर मेरा टोटल मूवमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास जीरो होता है तो बॉडी किस में जाती है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो उल्टा मैं बोलूँगा तो चलेगा क्या, अगर मेरा बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा तो टोटल मूवमेंट कितना रहेगा, जीरो। क्लियर है मैं क्या बता रहा हूँ, वापस मैं रिपीट करता हूँ। अगर मेरा टोटल मूवमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास, देखो ये टोटल मूवमेंट है, यहाँ का मूवमेंट और यहाँ का मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए बॉडी किसमें, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। तो टोटल मूवमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास इज जीरो, देन द बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अभी मैं उल्टा कर रहा हूँ, मेरा बॉडी खुद से घूम रहा है क्या, नहीं। बॉडी अगर खुद से नहीं घूम रहा है मतलब ये किस में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। अगर ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब टोटल मूवमेंट कितना होना चाहिए, जीरो। ये मुझे एक चीज़ बताओ, डीएम क्या है, छोटा मास, एनसी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो मैंने एक चीज़ मैंने डिस्कस की है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन पार्ट आ रहा है। तो डीएम इंटू एनसी जो है, डीएम मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, मूवमेंट ही हो गया ना, ये भी क्या हो गया, मास। मैं यहाँ पे मैं एक्सीलरेशन का बात नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल मास का बात करो। मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, मूवमेंट। मास मूवमेंट बोलते हैं इसको। तो मास मूवमेंट, मास का मूवमेंट, और इंटीग्रेशन मतलब क्या, टोटल। इंटीग्रेशन मतलब क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो टोटल हो गया। तो मुझे एक चीज़ बताओ, ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में मतलब इसका टोटल मूवमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना रहेगा, जीरो। क्लियर है। तो आपको यहाँ पे ये होने के बाद मुझे बताओ, इसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे कुछ आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एन सी इंटू डी एम इक्वल टू कितना आएगा, जीरो। तो अगर रिप्लेस किया तो आई ओ का फॉर्मूला क्या आएगा, आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। क्लियर है, ये फाइनल फॉर्मूला रहेगा। या सिर्फ आपको एज इट इज़ कॉपी करना है, लास्ट में हम लोग नोट लिखेंगे। नोट के बाद, इसके बाद नोट लिखना है और इसके बाद हम लोग इसका जो डेफिनेशन रहेगा वो देखेंगे, जो स्टेटमेंट है वो देखेंगे, इसका जो ये पैरेलैक्स थ्योरम का स्टेटमेंट है वो देखेंगे। अभी ध्यान दो यहाँ पे, आपको एज इट इज़ यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करना है, एज इट इज़ कॉपी करना है आपको। उसके बाद इसके बाद क्या लिखना है मैं बताऊंगा, और बाद में ये वाला लिख के बाद में आपको मैं इसका स्टेटमेंट बताऊंगा। एक बार वापस डिस्कस कर रहे थे पैरेलैक्स थ्योरम में, छोटा मास दो पॉइंट लिए है, सी पॉइंट और ओ पॉइंट। सी मेरा सेंटर ऑफ मास रहेगा, ओ मेरा एनी पॉइंट रहेगा। मेरा अगर बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास घूम रहा है तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा आई सी। मेरा बॉडी अगर ओ के अबाउट घूम रहा है तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा आई ओ। क्लियर है। अभी मुझे पता हो कि रिजिड बॉडी अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो रिजिड बॉडी के केस में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम। तो यहाँ पे छोटा मास कंसीडर किया डी एम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है डी सी, फ्रॉम ओ कितना है डी ओ। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आई सी का इंटीग्रेशन ऑफ आई सी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी सी स्क्वायर डी एम। वैसे आई ओ का इंटीग्रेशन ऑफ डी ओ स्क्वायर डी एम। क्लियर है। डी ओ को मैंने एक्सपांड किया डी एन स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर। एन ओ को लिखा एन सी प्लस सी ओ, एन सी प्लस सी ओ। बट सी ओ क्या है मेरा, एच। एच मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। अभी इसको एक्सपांड किया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी मुझे और एक चीज़ पता है कि एन सी प्लस डी एन का स्क्वायर, डी एन का स्क्वायर प्लस एन सी का स्क्वायर क्या बनता है, डी सी का स्क्वायर। लिखा है यहाँ पे, वो रिप्लेस किया यहाँ पे, तो क्या बन गया, डी ओ का स्क्वायर डी सी का स्क्वायर प्लस टू एन सी एच प्लस एच का स्क्वायर। एज इट इज़ आया। इक्वेशन फिफ्थ को रिप्लेस पुट किया मैंने, सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन सेकेंड में, तो यहाँ पे बन गया इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे इक्वेशन फिफ्थ को सेकंड में सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये इक्वेशन मिल रहा है। अभी इंटीग्रेशन और डीएम को अंदर ले लिया, डी सी स्क्वायर डी एम, इंटीग्रेशन ऑफ डी सी स्क्वायर डी एम आई सी आता है, रिप्लेस किया। यहाँ पे एच स्क्वायर को बाहर लाया, कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या बनेगा, डीएम क्या बनेगा, कैपिटल है। यहाँ तक क्लियर है। टू एच को बाहर लेके आया, टू एच को बाहर लेके तो क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ एन सी डी एम। मुझे पता है डीएम छोटा मास है, एन सी मेरा
सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी, अगर मेरा मूवमेंट रहेगा, टोटल मूवमेंट जीरो रहेगा, तो मेरा बॉडी किस में रहेगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। तो उल्टा मैं कैसे बताऊंगा, इफ माई बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम देन द मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है। तो आईओ का फॉर्मूला रहेगा आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, आईओ का फॉर्मूला रहेगा आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। तो आपको एज इट इज कॉपी करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक एज इट इज तो कॉपी करना है, और इसके बाद आपको एक स्टेटमेंट लिखना है। तो पॉज करके कॉपी कर लो यहाँ तक, और बाद में लिखो इंटीग्रेशन ऑफ एन सी इंटू डी एम इक्वल टू जीरो, इंटीग्रेशन ऑफ एन सी इंटू डी एम इक्वल टू जीरो, as C is the center of mass, as C is the center of mass, and algebraic sum of moments of all the particle, and algebraic sum of moments of all the particles about center of mass is zero, for the body in equilibrium, लिखा। इसके बाद ये वाला फाइनल फॉर्मूला जो है लिखो, आई ओ इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर लिखो, फाइनल फॉर्मूला लिखा। अभी स्टेटमेंट लिखो। ये मुझे बताओ ये क्या है, ये अबाउट पासिंग थ्रू द सेंटर एंड पासिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास है, और ये क्या है मास, और ये क्या है स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस है। तो इसको फ्रेम करते हैं अपन, ये वाले जो स्टेटमेंट इसको फ्रेम करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एनी एक्सिस मतलब कोई भी एक्सिस होने दो, अबाउट एनी एक्सिस इज मतलब इक्वल टू इज सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द गिवन एक्सिस। मतलब क्या, देखो ये आईसी है ना, आईसी ये गिवन एक्सिस को क्या है, पैरेलल है। अबाउट सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द गिवन एक्सिस एंड पासिंग थ्रू व्हाट, ये एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से, एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड एडिशन के इधर वाला पार्ट हो गया अभी, एंड मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। एच मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। क्लियर है। आई ओ इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर में फाइनली एक बार डिक्टेट करता हूँ पूरा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस is the sum of moment of inertia about an axis parallel to the given axis and passing through what, center of mass, and product of mass of the body या फिर mass of the object and square of the distance between the two parallel axis। क्लियर है। आपको ये पार्ट क्लियर हुआ रहेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। नेक्स्ट वाला पार्ट जो रहेगा वो रहेगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बाद हम लोग तीन एप्लीकेशन देखेंगे कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे यूज़ करना है। इसके एप्लीकेशन बहुत वाइड है, बट एक बेसिक एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि अपन ने थ्योरम तो पढ़ा बट उसका एप्लीकेशन पार्ट भी पता होना चाहिए, तो वो पार्ट भी देखेंगे। अभी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम चालू करने से पहले हम लोग एक चीज़ डिफाइन करेंगे, उसको बोलते हैं लैमिना। लैमिना मतलब क्या होता है, लैमिना मतलब टू डायमेंशनल बॉडी रहेगा। लैमिना मतलब टू डायमेंशनल बॉडी रहेगा जिसके पास थिकनेस भी होगी और जिसके पास सरफेस भी होगा। मतलब क्या, इसके पास सरफेस भी है और इसके पास थिकनेस भी है। अगर ये थिकनेस बहुत छोटी हो जाएगा तो वो बन जाएगा लैमिना। मतलब क्या, अगर मैं रिंग का बात करता हूँ तो ये रिंग के पास थिकनेस है और उसके पास कुछ एरिया है। अगर ये पार्ट सॉलिड हो जाएगा तो ये बन जाएगा डिस्क। देखो ना, ये हॉलो पार्ट है, तो अगर ये सॉलिड बन जाएगा तो ये बन जाएगा डिस्क। तो उसके पास कुछ तो थिकनेस है, तो इसको बोलते हैं लैमिनार बॉडी। क्या बोलते हैं इसको, लैमिनार बॉडी। तो देखते हैं कि लैमिनार बॉडी जो है वो थिकनेस के साथ आएगी। तो एक लैमिनार बॉडी दिखाते हैं, हम लोग बनाएंगे। उसके पास कुछ थिकनेस रहेगा। अभी कुछ थिकनेस है। यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ मैं, ओ। इस पे तीन एक्सिस पास हो रही, तीन एक्सिस। पहला जो एक्सिस रहेगा
वो पास करेगा फ्रॉम पॉइंट ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब प्लेन को परपेंडिकुलर। तो ये एक्सिस का नाम रहेगा जेड, और अगर मेरा बॉडी इसके अबाउट घुमा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा आई जेड। अभी ध्यान दो, ये अगर मेरा अगर बॉडी है तो ये जो पार्ट रहेगा, ये जो पार्ट रहने वाला है ये रहेगा आई जेड अबाउट सेंटर। ये जो पार्ट रहेगा ये मेरे को पता है ये थिकनेस के अंदर जा रहा है, देखो थिकनेस के अंदर जा रहा है, और ये जो पार्ट रहेगा ये भी थिकनेस के अंदर जा रहा है। बट एक चीज़ देख सकते हैं कि ये तीनों भी क्या है, तीनों भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो इसके बीच में एंगल कितना है 90, इसके बीच में एंगल कितना है 90, ये दोनों के बीच में एंगल कितना है 90। तो तीनों क्या हो गया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बट ये जो एक्सिस है इसका नाम जेड है, ये जो एक्सिस है इसका नाम जेड है, तो ये वाला रहेगा वो आई रहेगा, और ये रहेगा जो एक्स रहेगा। ऐसे कुछ दिख रहा है बॉडी, क्लियर है। जेड एक्सिस सिमिलरली यहां से जो पास होगा वो रहेगा वाई, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा आई वाई। सिमिलरली यहां से जो पास होगा वो रहेगा एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा आई एक्स। तो ऐसे कुछ दिख रहा है बॉडी, देखो सेम बॉडी है, सेम डिट्टो वही बॉडी है। जेड वाई एक्स। जेड की खासियत क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन को परपेंडिकुलर है। देखो एंगल कितना बन रहा है प्लेन के साथ 90, ये प्लेन है तो प्लेन को परपेंडिकुलर हुआ। और एक्स और वाई जो है वो थिकनेस के अंदर है, थिकनेस के अंदर है मतलब क्या, लैमिना के अंदर है, क्लियर है। इनसाइड द थिकनेस या फिर पासिंग थ्रू दी लैमिना बोल सकते हैं उसको हम लोग, पासिंग थ्रू दी लैमिना भी बोल सकते हैं। तो ये तीन एक्सिस हो गई, तो तीनों एक्सिस क्या होने चाहिए, एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। आपको ये पार्ट क्लियर हुआ रहेगा, शायद से मैं क्या बता रहा हूँ ये पार्ट क्लियर हुआ रहेगा। तो देखते हैं, तो मैं अगर यहाँ पे एक छोटा मास कंसिडर कर रहा हूँ डीएम, छोटा मास कंसिडर कर रहा हूँ डीएम, तो मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ से बॉडी बड़ी वाली, यार रिंग नहीं, ये बॉडी बड़ी वाली पकड़ो यार, मतलब अभी मैं यहाँ पे कहाँ पे डीएम मास दिखाऊँ, तो समझ के लो यार, ये बॉडी बड़ी वाली है। ऐसे सपोज मैं ऐसे कुछ बता रहा हूँ, ये डीएम मास है, तो ये डिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा जेड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा जेड, बराबर है। तो यहाँ पे एक छोटा मास ले रहे हैं डीएम, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है जेड, क्लियर है। अभी मुझे बताओ, ये कुछ एंगल बना रहा है 90, सिमिलर ये भी कुछ एंगल बनेगा 90, ये एंगल बना रहा है 90, ये भी कुछ एंगल बना रहा है 90। ये मेरे को बताओ ये कौन से एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, वाई एक्सिस पे, तो इंटरसेप्ट क्या रहेगा वाई, ये जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा वाई। ये कौन से एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, ये वाला, ये कौन सा एक्सिस है एक्स, तो ये क्या रहेगा एक्स। सिमिलरली यहाँ पे ड्रॉ करो, देखो कौन सा एक्सिस है वाई, तो यहाँ पे क्या रहेगा वाई। कौन सा एक्सिस है एक्स, क्लियर है। ये एक्स से रहेगा तो ये भी क्या रहेगा एक्स, ये वाई तो ये भी क्या रहेगा वाई। मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये एक्स है तो ये भी क्या है एक्स, ये वाई तो ये भी क्या है वाई। तो ये काम हो गया इसका भी, मैंने सारे पॉइंट यहाँ पे ट्रांसफ़र कर चुका हूँ मैं। डीएम मास है, डीएम मास बराबर है लोकेटेड डिस्टेंस जेड फ्रॉम जेड एक्सिस है, और उसके बाद ये जो इंटरसेप्ट कर रहा है वाई एक्सिस पे वो कितना है वाई इंटरसेप्ट है, देखो वाई, तो ये वाई है तो ये भी कितना होगा वाई, ये एक्स है तो ये भी कितना रहेगा एक्स। मुझे बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डीएम मास, ये छोटा मास कितना है डीएम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डीएम मास फ्रॉम वाई एक्सिस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है एक्स। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में लिखता हूँ, पुट करता हूँ, तो फॉर्मूला कुछ बनेगा, आई जेड का पहला फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर डी एम बराबर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है जेड, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद सिमिलरली आई वाई का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एक्स, आई वाई का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एक्स, तो आई वाई बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एम, इक्वेशन सेकेंड। सिमिलरली आई एक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वाई, देखो ना डीएम मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, देखो ना एंगल कितना बन रहा है
90। तो आई एक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, वाई स्क्वायर डी एम। इक्वेशन थर्ड, हम लोग एक ट्राइंगल देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, ये ट्राइंगल दिख रहा है कुछ ऐसे ट्राइंगल। तो अगर ट्राइंगल देखेंगे तो ट्राइंगल कुछ ऐसे बन रहा है, यहाँ पे ओ पॉइंट है, ये डिस्टेंस है जेड। अगर मैं इसको पी और क्यू लिखता हूँ, ये पॉइंट पी और ये क्यू है, तो ये पॉइंट पी बनेगा और यहाँ पे मास पॉइंट डी रहेगा सपोज, तो ये डी पॉइंट है। तो मुझे पता है ये डिस्टेंस कितना है एक्स और ये डिस्टेंस कितना है वाई। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से मैं लिखूंगा, तो एक मिनट, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पुट कर रहा हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट पे, तो आई जेड की वैल्यू मिलेगी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एम। क्लियर है, अंदर जाएगा तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एम। ये मुझे एक चीज़ बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एम क्या है, आई वाई। इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एम क्या है, आई एक्स। तो आई जेड का फॉर्मूला क्या बनेगा, आई एक्स प्लस आई वाई। क्लियर है, आई जेड का फॉर्मूला क्या बनेगा, आई एक्स प्लस आई वाई। सबको क्लियर है क्या कर रहा हूँ मैं, डीएम मास लिया, डीएम मास लोकेटेड डिस्टेंस जेड फ्रॉम जेड एक्सिस, एक्स फ्रॉम वाई एक्सिस एंड वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो फॉर्मूला में पुट किया और बाद में सॉल्व किया, कुछ भी ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड वाला पार्ट नहीं है। एज इट इज़ आपको टेक्स्ट बुक में से कॉपी करना है, उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट में जाएंगे। एज इट इज़ आपको टेक्स्ट बुक में से कॉपी करना है, उसके बाद स्टेटमेंट पे जाते हैं। ध्यान दो अभी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड ऑफ अ लैमिनर ऑब्जेक्ट, ये बॉडी कौन सा है, लैमिनर ऑब्जेक्ट, लैमिनर ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस जेड, अबाउट एन एक्सिस जेड। ये जेड एक्सिस कैसे रे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, जेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, ये दो एक्सिस क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये दो एक्सिस क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स एंड वाई, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स एंड वाई इन इट्स प्लेन। देखो ये कहाँ पे जा रहा है, प्लेन के अंदर है, प्लेन के थिकनेस के अंदर है, और ये परपेंडिकुलर और ये थिकनेस के अंदर है। इन इट्स प्लेन ऑल द थ्री एक्सिस बीइंग कॉन्करेंट, ये तीनों एक्सिस क्या है, कॉन्करेंट, एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। क्लियर है, मैं वापस एक बार रिपीट कर दो, आप लिख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड ऑफ अ लैमिनर ऑब्जेक्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड ऑफ अ लैमिनर ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस जेड, अबाउट एन एक्सिस जेड perpendicular to its plane, perpendicular to its plane is sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes x and y, two mutually perpendicular axes x and y in its plane, in its plane, and all the axes being and all the three axes being concurrent, and all the three axes being concurrent। सबको क्लियर हो रहा है, आई एक्स प्लस आई वाई क्या होना चाहिए, आई जेड, और तीनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, तीनों क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सबको क्लियर हो रहा है ये वाला पार्ट क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, सो जो एप्लीकेशन वाला पार्ट जो था परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस थ्योरम वाला, वो मैंने एक्चुअली डिस्कस किया, बट वो पता नहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो व्हाट आई डू, जो एप्लीकेशन है परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस का, वो आई डिस्कस दैट थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, जो हम लोग का न्यूमेरिकल वाला वीडियो रहेगा, तो उसके साथ वो क्लब कर दूंगा और वो दोनों मैं एक साथ डिस्कस करूँगा। सो सॉरी फॉर दैट थिंग कि वो पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ, पता नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग तो की थी बट आधा पार्ट ही रिकॉर्ड हुआ। सो व्हाट आई डू, आई स्टॉप दिस थिंग इन द itself here itself, that is perpendicular axis theorem। so आज दो पार्ट डिस्कस किया मैंने, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सो आगे का जो पार्ट रहेगा, जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का, सो दैट थिंग आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर विच इज न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में जो पार्ट रहेगा वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। सो सॉरी फॉर दैट कि मुझे वीडियो यहाँ पे ही रुकाना पड़ेगा, और ये पार्ट मैं एक्चुअली अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि वो वाला पार्ट कहाँ पे गया, तो वो वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। सो मैं यही बताऊँगा कि वीडियो को अगर यहाँ तक देखा रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और नए हो गए तो सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम विद द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इट। सो बाय बाय।